वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। आज हमारी नेक्स्ट स्किल, जैसे हम पढ़ चुके हैं माइक्रो टीचिंग में इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। सबसे पहले था हमारा प्रस्तावना कौशल, उसके बाद हमने पढ़ा श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल, व्याख्या कौशल। अब हमने जब व्याख्या कर ली, ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी कर लिया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल उसके बाद आती है आपकी क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि प्रश्नीकरण कौशल। प्रश्न क्यों ज़रूरी है? प्रश्न पूछना भी एक कला है कि आप किस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का आंसर आप कैसे ले पाएंगे, ये ज़रूरी होता है। केवल प्रश्न पूछना ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए और वहीं आपकी स्किल पूरी हो गई। नहीं, आप किस तरीके से बच्चों को, आपको कैसे, कब, कहाँ, किस जगह, कौन सा प्रश्न पूछना है, कैसा प्रश्न पूछना है, कितनी सारे प्रश्न पूछने हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, ये एक कला होती है। ठीक है, तो ये भी एक स्किल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद सोचिए कि इमेजिन करिए कि हम लोग क्लास में, मैम आई और बस पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं। मैम ने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्लास में, तो आप सोचो क्या आप क्लास में पढ़ोगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तब आप कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, कितने भी अच्छे बच्चे हो, वो क्लास में बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान उनका आकर्षित हो ही नहीं पाएगा, वो इधर उधर की बातों में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा टीचर है वो हमसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों के लिए ये प्रश्न पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भई जो आप पढ़ा रहे हो, वो चीज़ आपको ये भी जानना है। इन प्रश्नों के माध्यम से सबसे पहले हमें एक जानकारी ये लेनी होती है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को कितनी नॉलेज है, जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई कितनी नॉलेज उन बच्चों के पास है। तो ये आप कैसे पता लग करेंगे? प्रश्नों के माध्यम से। जैसे हम क्लास में जब एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, अपना लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो क्या होता है, उससे हम क्या जुड़ते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान का हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि इन बच्चों में इतनी जानकारी है। तो प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात कि अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो बच्चे उस चीज़ के लिए जिज्ञासु नहीं होंगे। बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए कॉन्सन्ट्रेट नहीं करेंगे। वहाँ जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो अपने नोट करने में लगे रहेंगे। कुछ बच्चे बस क्या करते हैं, नोट करने में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे अपना कहीं और चले जाते हैं, खो जाते हैं। तो उनको वहाँ से लाने के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बीच में टोकना बहुत ज़रूरी होता है। उनको उनके साथ एक इंटरेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपने थोड़ा-सा पढ़ा है पैराग्राफ और उसके बाद उसमें से यदि प्रश्न पूछोगे, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा। बच्चे आप जान पाओगे कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप बच्चों का भी मूल्यांकन कर पाओगे और प्लस अपना भी मूल्यांकन कर पाओगे कि जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बच्चों को जितना मैंने अभी तक समझाया, वो बच्चों को समझ में आया, नहीं आया। अब क्या मुझे आगे बढ़ना है? यदि बच्चों ने उन प्रश्नों का आंसर नहीं दिया, तो फिर आपको दूसरे तरीके से उसको और कोशिश करनी है समझाने की, दूसरे मेथड से कोशिश करनी है उन बच्चों को उस कंटेंट को समझाने की। तो इसीलिए ये जो प्रश्न पूछना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले तो हम प्रश्न होने कैसे चाहिए, ठीक है? प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, और दूसरी चीज़ आती है कि प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। क्लासरूम में जब हम जाएँगे, तो किस तरीके से प्रश्नों को पूछेंगे, ये भी आना चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? हमें जो प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्नों की जो संरचना है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने माइक्रो टीचिंग स्किल स्टार्ट की थी, तो उसमें सबसे पहले हमने कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे? प्रस्तावना प्रश्न पूछे थे। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करते हुए हम विकासात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो
आपने कुछ अंतर उसमें नोटिफ़ाइड किया होगा कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, और जो आपके विकासात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो प्रश्न भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा खोजपूर्ण प्रश्न, अनुशीलन, प्रोबिंग क्वेश्चंस कैसे हैं, तो उनकी अलग स्किल्स हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके प्रस्तावना प्रश्न आपने पढ़ ही लिए, विकासात्मक प्रश्न पढ़ लिए, बोधात्मक प्रश्न हो गए। जैसे आपने थोड़ा-सा पैराग्राफ पढ़ा लिया, व्याख्या कर ली, एक आपने टीचिंग पॉइंट पढ़ा लिया, ठीक है? तब आप क्या करोगे, उनसे बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, मतलब आपको ये उसके विषय में जानना है कि भई मैंने जो पैराग्राफ पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। बोधात्मक प्रश्न कितने होने चाहिए, 2 या 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये मैंने आपको समझा रखा है अपनी पहले की जो वीडियो बनी हुई है लेसन प्लान की, उसमें मैक्रो में। बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद आपको कौन से प्रश्न पूछने हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से जो प्रश्न हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके लेसन प्लान का, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके इफ़ेक्टिव टीचिंग का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपना भी मूल्यांकन कर सकते हो, अपना भी वैल्यूएशन कर सकते हो और उन बच्चों का भी कर सकते हो जिन्हें आप पढ़ा रहे हो कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं इनके कंपोनेंट्स पे, जो प्रश्नीकरण कौशल है उसके कंपोनेंट्स पे। तो इन्हें 2 भागों में बाँटा गया है। प्रश्नों की संरचना, कि जब हम प्रश्न बनाएँगे तो वो प्रश्न बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, जब हमने प्रश्न बना लिए, अब उन प्रश्नों को हम क्लासरूम में जब पूछेंगे, तब हमको किन बातों का ध्यान रखना है पूछते समय। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि प्रासंगिकता यानी कि रेलिवेंसी, कि जो प्रश्न है वो आपके टॉपिक से ही जुड़े हुए, टॉपिक से ही संबंधित होने चाहिए, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए पढ़ाने जा रहे हो कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल के विषय में पढ़ाने जा रहे हो, तो आपने कहा कि ताजमहल कहाँ है, बच्चों ने कह दिया कि भाई ताजमहल आगरा में है। तो फिर आप पूछने लगे, अच्छा आप आगरा गए हो? आगरा आप कैसे गए थे? किससे गए थे? आगरा में आपने बताओ क्या खाया, क्या फ़ेमस है? तो ये सारी चीज़ें आपकी रेलिवेंट नहीं मानी जाएँगी। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये आपके टॉपिक से जुड़े हुए नहीं हैं। आप इतना ज़रूर पूछ सकते हो कि अच्छा चलिए बताइए कि आप आगरा ताजमहल जो है वो आगरा में है, तो ताजमहल किसने बनवाया है? ठीक है? आप पूछ सकते हो कि आगरा में और कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। आप इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हो, ना कि इस तरीके के पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस बच्चों से नहीं पूछने हैं। टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न पूछने हैं, जिनका कोई उचित वैल्यू हो, प्रश्न इस तरीके से पूछने चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण आपको करना है। रेलिवेंट प्रश्न होने चाहिए जो कि आपके टॉपिक से ही संबंधित हो, बिना बात के इधर-उधर के प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। नेक्स्ट है स्पष्टता, क्लैरिटी। प्रश्न बनाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हो, वो प्रश्न क्लियर हो। वो प्रश्न आपको ये बता पाएँ कि एक्चुअली आपको पूछना क्या है। ऐसा ना हो कि बच्चा खुद कन्फ्यूज़ हो जाए, इधर-उधर के प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। बच्चा खुद ये जान पाए कि हाँ, मुझसे जो टीचर पूछना चाह रहा है एक्चुअली वो क्या पूछना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि आप प्रश्नों के माध्यम से बच्चे को कन्फ्यूज़ कर दो, ठीक है ना? कि मैं अभी इसी उस पर आ जाती हूँ, ताजमहल वाले ही टॉपिक पर आती हूँ। तो आपको स्पष्ट है, जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, है ना? तो अगर आप ऐसे सीधे-सीधे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया। तो ताजमहल, अब आप पूछो इस तरीके से, अच्छा ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया? शाहजहाँ ने क्यों बनवाया? क्या पर्पज़ था? कितने लोगों ने उसको बनाया? तो आप अगर इस तरीके से प्रश्न पूछोगे ना, तो बच्चे क्लियर नहीं कर पाएँगे कि मुझे एक्चुअली आंसर क्या देना है। उन प्रश्नों में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, उन प्रश्नों में कोई स्पष्टता नहीं रहेगी। तो जो प्रश्न का निर्माण आपको करना है, वो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ का आंसर एक्चुअली देना क्या है? आखिर मेरे से टीचर पूछना क्या चाह रहा है?
नेक्स्ट है आपकी संक्षिप्तता, कंसाइसनेस, मतलब प्रश्न जो है वो आपके छोटे होने चाहिए। आपको इस तरीके से प्रश्न नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे प्रश्न नहीं बनाने हैं जो कि बड़े हो। भले ही आप उन प्रश्नों को डिवाइड करके पूछ सकते हो, भले ही आप एक प्रश्न ना पूछ के 2 प्रश्न पूछ लीजिए, 2 नहीं तो आप 3 पूछ लीजिए, ठीक है? आपके अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है और बड़े प्रश्न पूछना ज़रूरी है, तो आप बड़े प्रश्न मत पूछिएगा। बड़े प्रश्नों में क्या होता है कि जब हम बोलते चले जाते हैं ना, तो बच्चे का दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर इतनी देर में बच्चा सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि आखिर मुझसे पूछा क्या गया। जैसे हम आगरा गए थे, मुझे पूछना है ताजमहल। हम आगरा गए, अब बच्चों तुम आगरा गए हो, हम आगरा गए, आगरा में हम इस गली में गए, इस वाली उसमें गए, ताजगंज गए, ताजगंज से हमने यहाँ से ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के इतनी दूरी पर, इतने किलोमीटर की दूरी पर हमें एक मॉन्यूमेंट दिखा, आप बताइए वो क्या था? हमें एक इमारत दिखी, वो क्या थी? तो क्या इतना लंबा प्रश्न पूछना सही है? नहीं, ठीक है? आप सीधे-सीधे पूछिए कि आगरा में आगरा में जो ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? आपको अगर यही पूछना है, अगर आपको ये पता करना है कि भई उस पर्टिकुलर एरिया का नाम बच्चे जानते हैं या नहीं जानते हैं, तब आप ये पूछिए आगरा में जो ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? ठीक है? तो जो प्रश्न का निर्माण है, वो आपको करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त छोटे-छोटे प्रश्न होने चाहिए। भले ही आप एक प्रश्न पूरा बड़ा ना पूछ के 2 प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि उससे बच्चों का जो दिमाग है वो भटक जाता है। जब आप जाओगे कि मैं आगरा गया, आगरा में ऑटो पकड़ा, ऑटो से यहाँ गया, ऑटो से वहाँ गया, तो बच्चे भी ऑटो में बैठ के दिमागी उसमें ख़याली पुलाव पकाएँगे और पता नहीं कहाँ-कहाँ वो भी पहुँच जाएँगे, या वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे। जब आप बहुत बड़ा-बड़ा बोलोगे, लंबा-लंबा प्रश्न पूछोगे, तो बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न का निर्माण करते समय आप ध्यान रखें, प्रश्न छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। मैंने यहाँ पर बताया आपको रेलेवेंट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए। उसके बाद है आपका स्पेसिफिकेशन, यानी कि विशिष्टता। विशिष्टता मतलब कि जो भी आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसी से जुड़े हुए प्रश्न जो भी आप पूछना चाह रहे हैं ना बच्चों से, स्पेसिफाइड होने चाहिए वो प्रश्न, मतलब विशिष्ट होने चाहिए, जिसका आंसर एक ही हो। इधर-उधर आंसर उसका ना हो, दूसरा कोई आंसर ना हो। कन्फ्यूज़िंग वाले क्वेश्चंस आपको बच्चों को नहीं पूछने हैं। प्रश्नों का निर्माण ऐसे करें कि वो पर्टिकुलर उसका आंसर वही दे पाएँ जो आप चाहते हो। उसका आंसर पर्टिकुलर वही मिले उन्हें जो आप चाहते हो। ठीक है? तो विशेषता भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा समझ पाए कि एक्चुअली टीचर मुझसे पूछना क्या चाह रहा है और एक्चुअली मुझे आंसर देना क्या है, मुझे आंसर क्या देना है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप अपने प्रश्न में विशिष्टता लेके आएँगे, ठीक है? आपको यदि पूछना है कि शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? तो ये विशिष्ट है। ठीक है? शाहजहाँ ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया? ये प्रश्न किस प्रकार से? विशिष्ट है। लेकिन आप अगर इस तरीके से प्रश्न पूछें कि शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया? किसकी याद में बनवाया? कब बनवाया? तो ये विशिष्ट प्रश्न नहीं है। ये आपके एक तो संक्षिप्त नहीं रहे, ठीक है? विशिष्ट भी नहीं रहे, क्योंकि उसका आंसर एक नहीं होगा, उसका आंसर बहुत सारे हो जाएँगे। जब प्रश्न टीचर पूछ रहा है तो उसके आंसर बहुत सारे हो जाएँगे। आप मान लीजिए पूछना चाह रहे हो कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो बच्चों ने आंसर दे दिया ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? आप इस तरीके से पूछिए ना कि ताजमहल किस प्रदेश में स्थित है? इस तरीके से पूछिए, ठीक है? अगर आप पूछेंगे ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? तो आई थिंक ये संक्षिप्तता भी नहीं रही, विशिष्टता भी नहीं रही, ठीक है? तो आपको क्लियर करना है प्रश्नों को, विशिष्टता देनी है अपने प्रश्नों को, स्पेसिफिकेशन देना है कि जो प्रश्न आप पूछने जा रहे हो, वो विशिष्ट है या नहीं है, उनका टू द पॉइंट आंसर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट है व्याकरणिक शुद्धता,
कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रश्न पूछने जा रहे हो उसमें कहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है। और बोलने में जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, तो वो भी ठीक-ठीक होना चाहिए। जैसे आप कुछ पूछना चाह रहे हो उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, जेंडर वाइज़ कोई मिस्टेक ना हो कि तुम क्या कर रही थी? किसी उससे पूछा कि मैं ऐसे कर रहा था या कर रही थी, ऐसा मैंने क्यों किया? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि व्याकरण के रूप से वो सही होना चाहिए। आप जेंडर वाइज़ मेल को फीमेल ना बना दें, और या फिर आप उसको प्लूरल को सिंगुलर ना बना दें, इस फॉर्म में ना पूछें क्वेश्चन कि बच्चा खुद कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? तो ये है आपकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए बच्चों में। यहाँ जो बात हुई थी, वो थी प्रश्नों का निर्माण हमको कैसे करना है, क्लासरूम में जाने से पहले प्रश्नों की जो संरचना है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अब प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, प्रेज़ेंटेशन कैसे करना है? तो प्रेज़ेंटेशन में है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अध्यापक का स्वर, वॉइस ऑफ द टीचर। अध्यापक का स्वर कैसा होना चाहिए? अध्यापक का स्वर बहुत से टीचर्स आपने देखे होंगे कि वो लोग पढ़ा रहे होते हैं और क्लासरूम के बाहर स्टाफ रूम तक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। क्या वो सही है? नहीं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चे बेचारे बार-बार पूछते हैं, मैम प्लीज़ दोबारा बोलिए, मैम पार्डन, दोबारा बताइए, जी, मैम जी। तो क्या होता है, बच्चे कुछ देर तक तो पूछेंगे और कुछ देर पूछने के बाद क्या होगा कि वो पूछना ही छोड़ देंगे कि अरे! आवाज़ सुनाई नहीं देती, छोड़ो। तो फिर वो अपना पीछे खेलने-कूदने लग जाएँगे, ये होता है। तो इसीलिए जो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो आवाज़ है, वो कहाँ तक पहुँच पा रही है, कितनी तेज़ है, आपको कितनी आवाज़ रखनी है। आपको इतनी आवाज़ रखनी है कि आपके पीछे वाला बच्चा भी पूरे ध्यान से, पूरे तरीके से उसको सुन पाए, इतनी आवाज़ रखनी है, ठीक है? तभी बच्चा आपकी जो क्वेश्चन है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, उस पे ध्यान दे पाएगा। उसके बाद है स्पीड एंड पॉज़ इन आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछने में गति और विराम। इमेजिन करिए कि आपने प्रश्न पूछना शुरू किया और प्रश्न पूछते-पूछते जल्दी-जल्दी आपने सारे प्रश्न पूछ लिए। बच्चा बेचारा वो सोचता ही रह गया, उसका आंसर देना तो दूर, वो सोचता ही रह गया कि अच्छा इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। वो आंसर दे ही नहीं पाया क्योंकि आपने बहुत जल्दी प्रश्न पूछ लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न पूछना है तो आपको वो प्रश्न कितनी देर में, कितनी स्पीडली बोलना है। उस प्रश्न पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रश्न पूछने के बाद आपको कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का पॉज़ रखना है। कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाएँगे, ताकि क्या होगा उससे कि वो बच्चा सोचेगा और सोच के फिर उसका आंसर भी दे पाएगा। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कितनी स्पीड से प्रश्न पूछने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी भी प्रश्न नहीं पूछने और बहुत आराम से भी नहीं पूछने प्रश्न, कितने धीरे-धीरे कि आपका टाइमिंग क्लासरूम का निकल जाए। तो इसीलिए प्रश्न की जो स्पीड है पूछने की वो ठीक होनी चाहिए, प्लस उसके साथ-साथ आपको कुछ सेकंड का उसमें प्रश्न, हर प्रश्नों के बीच में कुछ सेकंड का पॉज़ होना चाहिए। रुक जाना है आपको बीच में, जिससे बच्चों को सोचने के लिए और बच्चों को आंसर देने के लिए टाइम मिल पाए। नेक्स्ट है प्रश्नों का वितरण। प्रश्नों का वितरण में क्या है कि प्रश्न आपको केवल एक पर्टिकुलर लाइन से नहीं पूछने, एक पर्टिकुलर किसी बच्चे से नहीं पूछने हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा हैंड रेज़ करते हैं, मैम, 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 प्लीज़, प्लीज़, मैम, मैम, हम बताएँ, ऐसे करते हैं। तो ऐसे उन बच्चों से कम प्रश्न पूछिए जो ज़्यादा आंसर दे रहे हैं, बल्कि उन बच्चों से भी क्वेश्चंस पूछिए जो कि आंसर देने के इच्छुक ही नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना है क्लास में। हर रो से प्रश्न पूछना है। फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, जिससे कि बच्चे के अंदर एक डर बना रहे, बच्चे को ये लगता रहे कि हाँ, हमारी भी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे उसका आंसर पर्टिकुलर बच्चों से जब पूछेंगे, तो फिर दूसरे बच्चे शांत बैठ जाएँगे कि हमसे तो प्रश्न पूछेंगे ही नहीं हमारी मैम, तो इसीलिए हम जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है? तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे फिर। आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं लें। प्रश्नों के वितरण के बाद आता है आपका अध्यापक का व्यवहार। इम्पोर्टेंट है कि
जब भी बच्चा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सही प्रश्नों का आंसर सही दे। आपके जो भी प्रश्न आपने पूछा है उसका आंसर वो सही दे। ऐसा बहुत बार होता है कि एक सरल से क्वेश्चन का आंसर भी बच्चे नहीं दे पाते, पूरी क्लास को नहीं आती वो चीज़ें। तब आपको क्या करना है? तब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, या बच्चों से इस तरीके से उन्हें लेट डाउन नहीं करना है कि तुमको कुछ नहीं आता, आप लोग नहीं बता पाओगे, रहने दो। इस तरीके से बच्चों को नहीं बोलना है, बल्कि आपको बहुत पोलाइटली वे में उन बच्चों को उन चीज़ों को समझाना है और उन्हें मोटिवेट करना है कि वो बच्चे भी आंसर उन प्रश्नों का दे पाएँ। मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका क्लासरूम में जो व्यवहार है वो हमेशा एक सा होना चाहिए। अगर आप डाँटेंगे, गलत प्रश्न, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने आपके प्रश्नों का आंसर गलत दिया है, तब आप डाँटोगे कि मैंने इतनी देर समझाया, आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं समझ सकते हो, तो शायद बच्चा उन प्रश्नों का आंसर आगे से कभी देगा ही नहीं। शायद बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि आप गुस्सा हो जाते हो, आप चिल्लाओगे, आप डाँटोगे बच्चे को, तो बच्चा दोबारा से कोशिश आंसर देने की कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको अपना जो व्यवहार है, वो नॉर्मल रखना है, अच्छे से रखना है। आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्नों का जवाब आपको निकलवाना है। बच्चों को यदि नहीं आता है, तो आपको ये तरीका आना चाहिए कि मैं उन बच्चों से वो जवाब कैसे निकलवाऊँ। और फिर उसके बाद आपको अपना इवैल्यूएशन भी करना है, आपको बच्चों का भी इवैल्यूएशन करना है कि मैंने जो समझाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, वो बच्चे कुछ समझ भी पाए या नहीं समझ पाए। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आपको रखने हैं, बनाए रखने हैं, और इसी तरीके से फिर आपको एक नॉर्मल बिहेवियर रखना है। इसी के साथ-साथ ये तो मैंने आपको बताया कि प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए और क्लासरूम में प्रश्न का जो प्रस्तुतिकरण है वो कैसे होना चाहिए। एक और चीज़ आती है इसमें, मैंने आपको बताया प्रश्न भी बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक प्र अनुशीलन प्रश्न, जिन्हें हम कहते हैं खोजपूर्ण प्रश्न, या जिन्हें हम कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो उनके भी अलग घटक है, चीज़ें सब वही होती हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, प्रश्न का निर्माण करने का तरीका क्या है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हमको ये जानना है कि खोजपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, वो आपके पूरे जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उससे रिलेटेड होंगे। आपको ये खोजना होता है, बच्चों को ये बता करवाना होता है, बच्चों से जानना होता है कि वो बच्चा उस चीज़ को कितना समझ पाया है। ठीक है? जैसे प्रस्तावना प्रश्न तो हम स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, ये बीच-बीच में पूछते चले जाते हैं। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न भी जो हमारा टॉपिक है, कंटेंट है, उससे शुरू होने से पहले पूछते हैं। लेकिन ये जो खोजपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्नों की एक फॉर्म है जो कि पूरे उसमें चलेगी आपके लेसन प्लान में। अनुशीलन मतलब आप खोजते, आपका जो मुख्य उद्देश्य यही होगा कि मैं अपने खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के अंदर मोटिवेशन लेके आऊँ, बच्चों के अंदर ये जानने की कोशिश मैं कर पाऊँ पूरे उसमें क्लासरूम में कि बच्चों को मेरी चीज़ें कितनी समझ में आ पा रही हैं और कितनी समझ में नहीं आ पा रही हैं। ठीक है? तो जो खोजपूर्ण प्रश्न हैं उनकी जो मुख्य जो वो है घटक हैं, उसमें हम कहेंगे कि प्रॉम्प्ट यानी कि अनुबोधन करना, यानी कि संकेत देना। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें कि बच्चा किस आंसर ही नहीं दे पाता है। बच्चा आंसर ही नहीं देगा उस चीज़ का। तब टीचर को क्या करना है? बैठ जाना है, शांत बैठना है, संकेत। तो बच्चे को आंसर देने के लिए मोटिवेट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बच्चा अगर निरुत्तर हो गया, आपके किसी प्रश्न का आंसर बिल्कुल ही नहीं दे पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप बच्चों को मोटिवेट करोगे दूसरे प्रश्नों के माध्यम से। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम लोग लेसन प्लान पढ़ाने के लिए, जब हमारा प्रैक्टिकल होता है, तब हम जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि बच्चे आपके प्रस्तावना प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाते। तब आप क्या करते हो? छोड़ देते हो? नहीं, तब आपको छोड़ना नहीं है। तब भी आपको क्या करना है
कि बच्चों को मोटिवेट करना है दूसरे प्रश्नों के माध्यम से, कुछ और प्रश्नों के माध्यम से, कि बच्चा आपका उस आंसर दे पाए, उस प्रश्नों का आंसर दे पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों को नहीं पता कि जो सर्वोच्च नागरिक, जो हमारे इंडिया का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो बच्चों को नहीं पता, आंसर नहीं दे पाए, शांत है बच्चे। तो अब आप क्या करोगे, आप कोशिश नहीं करोगे, आप पूछोगे कि क्या आप दिल्ली गए हैं, बच्चे बोलेंगे जी। तब आप क्या कहेंगे कि दिल्ली में आपने राष्ट्रपति भवन देखा है, तो बच्चे ने बोलेंगे, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना, नहीं देखा। कि अच्छा राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है, कि राष्ट्रपति रहते हैं, कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को इतना मान सम्मान मिला हुआ है, राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको राष्ट्रपति तक लेके जाना है, सर्वोच्च नागरिक तक लेके जाना है। तो ये तरीका होता है प्रॉम्प्ट यानी कि संकेतन। तो आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को वहाँ तक ले जा पाए, आपने एक खोज आपकी पूरी हुई कि बच्चों को इस चीज़ का कितनी नॉलेज है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, आपकी यहाँ पर एक खोज पूरी हुई। ठीक है, दूसरा जो इसके पहला जो था हमारा संकेत, संकेत करना मतलब बच्चों को मोटिवेट करना आंसर देने के लिए। यदि बच्चा आंसर बिल्कुल दे ही नहीं पा रहा है तो उसको और छोटे-छोटे प्रश्नों के माध्यम से, उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों के माध्यम से वहाँ तक लेके आना। दूसरा है हमारा, ये मैं बता रही हूँ आपको, अनुशीलन प्रश्नों के गठन। दूसरा है हमारा अधिक सूचना प्राप्ति। मान लीजिए किसी बच्चे ने आंसर दे दिया, आपने जो पूछा उसका आंसर दे दिया। अब आप और ये जानना चाह रहे हो कि उस बच्चे को उस टॉपिक से जुड़ी हुई और कितनी जानकारी है, आप उस व्यक्ति से जुड़ी हुई और कितनी जानकारी उन बच्चों को है। तब आप उस ही कंटेंट से जुड़े हुए, उस टॉपिक से जुड़े हुए और प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, वही ताजमहल वाला ही एग्जांपल लेते हैं। तो ताजमहल है, तो ताजमहल किसने बनवाया, बच्चों ने यदि ये बता दिया ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, अब आपने कहा ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, तो ये क्या है, बच्चा उसका भले ही आंसर दे या ना दे पाए, तो उससे आपको एक पता लग जाता है कि हाँ बच्चों का लेवल किस प्रकार का है, बच्चों को कितनी जानकारी उस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो अधिक सूचना प्राप्ति आपको मिल गई। उसके बाद है आपका पुनर्केंद्रण यानी कि रीफोकसिंग। मान लीजिए कि उस बच्चे ने आंसर दे दिया, सही आंसर दिया, एक बच्चे ने आंसर दिया, सही दिया, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बच्चे ने रट के आंसर दिया है, क्या उस बच्चे को वाकई में इस चीज़ की पूरी नॉलेज है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका है या नहीं है, या केवल मेमोरी लेवल से ही वो उस चीज़ को बता रहा है। तब आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। तब बच्चे क्या कहेंगे, अगर बच्चों को याद है, अगर बच्चों को समझ है, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, अकबर ने नहीं, शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, तो यानी कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा उन बच्चों को दोबारा से उस क्वेश्चन पे बच्चों का फ़ोकस लेके आएँगे, उस टॉपिक पर बच्चों का दोबारा से फ़ोकस लेके आएँगे, लेकिन किसी दूसरे तरीके से, उन बच्चों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करके, उन बच्चों को थोड़ा-सा घुमा के उन प्रश्नों को पूछेंगे। जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा आंसर दे रहा है, वो मेमोरी लेवल के आधार पर दे रहा है या अंडरस्टैंडिंग लेवल के आधार पर दे रहा है। उस चीज़ का पता बच्चों को है भी या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पुनर्निर्देशन यानी कि रीडायरेक्शन। इसमें क्या है कि आपको बच्चों को इन्वॉल्व रखना है, सारे बच्चों को इन्वॉल्व रखना हुआ है कि या तो आप किसी एक प्रश्न को किसी एक बच्चे से और फिर दूसरे बच्चे से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, तीसरे बच्चे से उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछेंगे, या आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही प्रश्न को और भी बच्चों से पूछो, दूसरे बच्चों से पूछो, उसने आंसर दे दिया लेकिन तभी भी आप किसी दूसरे बच्चे से पूछोगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप दूसरे भी बच्चों को अपनी जो टीचिंग है उसमें इन्वॉल्व कर पाओगे, दूसरे बच्चों को भी लगेगा कि हाँ हमसे भी ये क्वेश्चंस पूछे गए। रीडायरेक्शन यानी कि आपका जो डायरेक्शन है वो बदलना है, आपका डायरेक्शन कभी इस रो में होना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए, कभी दूसरे रो में होना चाहिए, कभी तीसरी रो में होना चाहिए। तो प्रश्न जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, रीडायरेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी उसमें बताया था, जब आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल्स बताई थी, उसमें क्या कहा था कि मान लीजिए कोई बच्चा आपका आंसर नहीं दे पा रहा है और आपको एक प्रश्न निकलवाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं कि उस बच्चे को बिठा दोगे, नहीं। आपको क्या करना है कि आपको
किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करना है। मान लीजिए वो आंसर नहीं दे पाया, आपको दूसरे बच्चे को खड़ा करना है, दूसरा बच्चा से वही प्रश्न पूछना है। अगर वो भी नहीं दे पाया तो किसी तीसरे बच्चे को खड़ा करिए, उससे प्रश्न पूछिए। यदि उसने आंसर दे दिया है तो फिर आप बाकी के जो दोनों बच्चे हैं उनसे उस आंसर को बुलवाएंगे, रिपीट करवाएंगे कि हाँ बच्चों बताओ इस बच्चे ने क्या आंसर दिया था, इस बच्चे ने ये आंसर दिया था। तब उन बच्चों को उस चीज़ की जानकारी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी प्रश्न है, मान भले ही उसका आंसर आपको मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन आपको वो प्रश्न सभी से पूछने हैं। प्रश्न आप उस टॉपिक से जुड़े हुए और दूसरे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या एक ही प्रश्न को आप और बच्चों से पूछ सकते हैं। उसी एक प्रश्न को आप और भी बच्चों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आलोचनात्मक सजगता। फिर बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये केवल अनुशीलन प्रश्नों के कंपोनेंट्स हैं, अलग हैं। आपके जो प्रश्नीकरण का जो कौशल था, ठीक है, वो अलग था। उसके जो कंपोनेंट्स मैंने आपको 2 पार्ट्स में करवाए थे वो अलग। ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है लास्ट में आपको आलोचनात्मक सजगता है। आलोचनात्मक सजगता का मतलब हो गया क्रिटिकल अवेयरनेस। केवल आपका पढ़ाना ही आपका उद्देश्य नहीं होता है क्लासरूम में, बल्कि टीचर का उद्देश्य होता है ये जानना कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो वो कैसे आएगा कि मान लीजिए किसी बच्चे ने आपके टॉपिक का आंसर बिल्कुल सही दे दिया, जो भी आप पूछ रहे हैं वो सही दे दिया। अब आपको उन बच्चों के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग लेके आनी है कि भाई ये जो चीज़ आप कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? किस आधार पर आप कह सकते हो? ऐसा है तो क्यों है? अगर ये चीज़ सही है तो क्यों है? ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बच्चों को लेके आनी है। क्या, क्यों, कैसे? जैसे आपका लास्ट में कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि हम उस पेड़ की जड़ को काट दें, किसी पौधे की जड़ को काट दें, तो वो जो पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आप पूछोगे उस बच्चे से कि ऐसा क्यों? बच्चे ने आंसर सही दिया, ठीक दिया कि जड़ काट देंगे तो वो पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है? तब बच्चा सोचेगा ना, तब बच्चा उस चीज़ को और जानने की कोशिश करेगा। तो यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी आलोचनात्मक सजगता बच्चे में लेके आनी है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो आलोचनात्मक सजगता है वो लेके आनी है। और वो कैसे आएगी? क्या, क्यों, कैसे, क्यों, इन प्रश्नों के माध्यम से आएगी कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मेरी प्रश्नीकरण कौशल था, जिसके साथ मैंने अनुशीलन जो प्रश्न कौशल है वो भी कवर किया। तो ये मेरी स्किल आज पूरी होती है। आपको अच्छा लगे, अगर ये समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी बने रहिएगा मेरी नेक्स्ट स्किल के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।